जय हिंद दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2024 से 2028 में जो भी छात्र है और दोस्तों आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो दोस्तों आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आया है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है दोस्तों। क्वेश्चन ये है कि हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या पर विचार करें। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण की समस्या। दोस्तों इसके एक नंबर में है आदि काव्य प्रारंभिक साहित्य। दोस्तों यह काल बहुत ही पुराना है जब हिंदी साहित्य का आरंभ हुआ था। इस समय की कविताएं संस्कृत से प्रभावित थी और इसमें धार्मिक या दार्शनिक बातें होती थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है भक्ति काल। दोस्तों इस समय में धार्मिक भक्ति पर आधारित कविताएं लिखी गई। कवियों ने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को प्रमुखता दी, जैसे कि सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मीराबाई आदि। ठीक है दोस्तों, रीति काव्य। दोस्तों रीति काल, दोस्तों इस काल में कवियों ने प्रेम श्रृंगार के बारे में लिखा। कविता में बहुत सारे अलंकार और प्रतीक का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों इस समय के कवि राज दरबारों में रहते थे और राजाओं की महिमा का वर्णन करते थे। दोस्तों इसके 4 नंबर में है आधुनिक काव्य यानी कि आधुनिक काल। दोस्तों यह काल स्वतंत्रता संग्राम, समाज सुधार और राजनीतिक से जुड़ा हुआ है। दोस्तों इस समय में कवियों ने समाज की समस्याओं और राष्ट्रीयता पर कविताएं लिखी। ठीक है दोस्तों, अब आगे है नामकरण की समस्या। दोस्तों हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण और विभाजन एक समस्या है, क्योंकि कुछ कालों के नाम सही तरीके से साहित्य के बदलते स्वरूप को नहीं दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आधुनिक काल का नाम थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, क्योंकि यह काल स्वतंत्रता संग्राम से पहले ही शुरू हो गया था। अब दोस्तों है भक्ति काव्य और रीति काव्य के बीच की सीमा स्पष्ट नहीं है। कई कवियों की कविताएं दोनों कालों के तत्वों को मिलाकर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, कालों का एक दूसरे पर प्रभाव। दोस्तों हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का आपस में गहरा प्रभाव रहा। दोस्तों उदाहरण के लिए भक्ति काव्य का असर रीति काव्य पर दिखता है। दोस्तों रीति काव्य में प्रेम अलंकार का उपयोग भक्ति काव्य से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, समाधान की दिशा। दोस्तों साहित्य के कालों का विभाजन केवल समय के आधार पर नहीं, बल्कि साहित्य के अंदर बदलाव, विचारों और समाज की स्थिति को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। दोस्तों इससे हम सही तरीके से समझ सकते हैं कि हर काल में क्या बदलाव आया। दोस्तों हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण सही तरीके से करना मुश्किल है, क्योंकि यह साहित्य समय, समाज और संस्कृति के प्रभाव से बदलता रहता है। दोस्तों हालांकि इसे समझने के लिए हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, ताकि हम प्रत्येक काल के योगदान को सही तरीके से पहचान सके। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों क्वेश्चन ये है, सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं पर साधारण प्रकाश डालिए। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर में हम लोग जानेंगे कि सगुण भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं। दोस्तों सगुण भक्ति काव्य उस समय की काव्य धारा है जिसमें भगवान के साकार रूप जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, शिव आदि की पूजा और भक्ति की जाती थी। दोस्तों इस काव्य धारा में भगवान को एक रूप में देखा जा सकता है। उनसे गहरे प्रेम और भक्ति के भाव व्यक्त किए जाते हैं। दोस्तों इसमें भक्त अपने दिल से भगवान से जुड़ते हैं और उनसे व्यक्तिगत संबंध महसूस करते हैं। ठीक है दोस्तों, सगुण भक्ति काव्य की मुख्य विशेषता। दोस्तों इसके 1 नंबर में है भगवान के साकार रूप की पूजा। दोस्तों सगुण भक्ति में भगवान को उनके रूप में पूजा जाता है, जैसे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण या शिव। भगवान का रूप ही भक्तों के लिए पूजा का माध्यम होता था। दोस्तों उदाहरण रामचरितमानस में तुलसीदास ने भगवान राम के रूप का बहुत सुंदर वर्णन किया है और उन्हें अपना भगवान माना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है ईश्वर से प्रेम और भक्ति का व्यक्तिगत संबंध। दोस्तों इस काव्य धारा में भक्त अपने भगवान को अपना सखा, प्रेमी या पिता समझकर उनसे गहरा प्रेम करते हैं। वह भगवान से अपनी भावनाओं को साझा करते हैं। दोस्तों उदाहरण सूरदास की रचनाओं में कृष्ण के साथ भक्तों का प्रेम बहुत ही गहरे प्रभाव से भरा हुआ है। उन्होंने कृष्ण को अपना प्रियतम माना
और उनके साथ अपने प्रेम संबंध का वर्णन किया। ठीक है, अब दोस्तों 3 नंबर में है प्रकृति का भगवान के रूप से संबंध। दोस्तों काव्य में प्रकृति चीजों जैसे फूल, नदियाँ और पक्षियों को भगवान के रूप में जोड़ा जाता है। दोस्तों यह भगवान की सुंदरता और गुणों का प्रतीक होते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण मीराबाई की कविताओं में कृष्ण के रूप को नदियों और चांदनी रातों से जोड़ा गया है, जिससे भगवान की सुंदरता और उनके प्रतीक प्रेम का भाव प्रकट होता है। ठीक है, भावनात्मक अनुभवों का वर्णन। दोस्तों सगुन भक्ति काव्य में भक्त अपनी आंतरिक भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करते हैं। इसमें प्रेम, समर्पण और भक्ति के भाव बहुत गहरे होते हैं। दोस्तों उदाहरण तुलसीदास ने रामचरितमानस में भगवान राम के प्रति भक्तों के गहरे प्रेम और समर्पण को व्यक्त किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है नाम और ध्यान की महिमा। दोस्तों सगुन भक्ति काव्य में भगवान के नाम का जाप और उनका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों भक्त भगवान के नाम को लेते हुए उनसे जुड़ते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। दोस्तों उदाहरण सूरदास ने कृष्ण के नाम का बार बार स्मरण किया और उनके गुणों को अपनी गीतों में गाया। ठीक है, सगुन भक्ति काव्य में भगवान के रूप, उनके गुण और उनसे प्रेम की गहरी भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। इसमें भक्त और भगवान के बीच एक व्यक्तिगत भावनाएं प्रेमपूर्ण संबंध दिखाया जाता है। दोस्तों तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे संतों ने इस काव्य धारा को और भी समृद्ध किया, जिससे लोगों को भगवान के आकार रूप से जुड़ने की प्रेरणा मिले। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि रीतिकाल काव्य की प्रमुख धाराओं का परिचय दे। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे कि रीतिकाल काव्य की प्रमुख धाराएं। दोस्तों रीतिकाल 1700 से 1850 ईस्वी में हिंदी साहित्य में कुछ प्रमुख काव्य धाराएं उभर कर सामने आई। दोस्तों इस समय में कविता को बहुत सुंदर और शास्त्रीय तरीके से लिखा जाता था। दोस्तों रीति काव्य में प्रेम अलंकारों का विशेष ध्यान रखा गया है। दोस्तों आइए जानते हैं कि रीति काल की प्रमुख धाराएं के बारे में। दोस्तों श्रृंगारी काव्य धारा। दोस्तों इस धारा में मुख्य रूप से प्रेम और सौंदर्य का वितरण किया गया। दोस्तों कवि नायक और नायिका के बीच के प्रेम संबंधों को, उनके मिलन और बिछड़ने के भावनाओं को सुंदर तरीके से व्यक्त करते हैं। दोस्तों उदाहरण बिहारी लाल की रचनाएं जैसे सतसई में नायक नायिका के प्रेम का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 नंबर में है काव्य शास्त्रीय काव्य धारा। दोस्तों इस धारा में कविता शास्त्र के नियमों के अनुसार लिखी जाती थी। दोस्तों इसमें अलंकारों, रसों और अन्य काव्य शास्त्र के नियमों का बहुत ध्यान रखा जाता था। दोस्तों उदाहरण केशव दास की रचनाएं जैसे कि रसिक प्रिया में शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए कविता लिखी गई है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है नायक नायिका काव्य धारा। दोस्तों इस धारा में कविता नायक और नायिका के प्रेम पर आधारित होती थी। दोस्तों कवि इन दोनों पात्रों के भावनाओं, गुणों और संबंधों का गहराई से वर्णन करते थे। दोस्तों उदाहरण बिहारी लाल की रचनाएं में नायक और नायिका के प्रेम का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके 4 नंबर में है भक्ति काव्य धारा। दोस्तों भक्ति काव्य धारा में भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति का वर्णन किया गया है। इसमें नायक और नायिका के प्रेम को ईश्वर के प्रति भक्त के प्रेम से जोड़ा जाता है। दोस्तों उदाहरण सूरदास की रचनाएं जैसे कि सूरसागर में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्ति का गहरा वर्णन किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 5 नंबर में है राज दरबार काव्य धारा। दोस्तों इस धारा में कवि राजाओं और उनके दरबार के जीवन का वर्णन करते हुए वह राजाओं की महिमा, उनके योद्धों और दरबार की शानो शौकत पर लिखते थे। दोस्तों उदाहरण भूषण की रचनाएं जैसे कि शिवराज भूषण में शिव की महिमा और राज दरबारों के जीवन का सुंदर चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, रीतिकाल में कवियों ने अपनी कविताओं में प्रेम, भगवान की प्रति भक्ति और दरबारों जीवन को प्रमुखता दी। दोस्तों इन धाराओं के माध्यम से उन्होंने काव्य और
भी सुंदर और शास्त्रीय बनाया। दोस्तों रीति काव्य में इन सभी विषयों को बहुत ही सुंदर और भावनात्मक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अगली नंबर क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आप सभी के लिए ला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिले तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन ये है, धनानंद के काव्य का परिचय दे। ठीक है दोस्तों, इसके उत्तर हम लोग जानेंगे धनानंद के काव्य का परिचय। दोस्तों धनानंद एक रीति काव्य के कवि थे। उन्होंने अपनी काव्य में प्रेम राजसी जीवन का सुंदर चित्रण किया है। दोस्तों उनका काव्य मुख्य रूप से श्रृंगार रस और भक्ति रस से भरा हुआ था। दोस्तों उन्होंने अपनी कविताओं में नायक और नायिका के बीच के प्रेम को, उनके मिलन और जुदाई के भावों को बहुत ही सुंदर तरीके से व्यक्त किया। ठीक है दोस्तों, धनानंद के काव्य की विशेषता। ठीक है दोस्तों, इसके 1 नंबर में है प्रेम और सौंदर्य का चित्रण। दोस्तों धनानंद ने अपनी कविताओं में प्रेम और सौंदर्य का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। दोस्तों वह नायक और नायिका के बीच के प्रेम के भावों को बहुत ही गहरी से पेश करते थे। दोस्तों उदाहरण, कवि कविताओं में नायक और नायिका का मिलन और वियोग बहुत भावनात्मक तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 2 नंबर में है राज दरबार और राजसी जीवन। दोस्तों धनानंद के काव्य में राजाओं और उनके दरबार का भी बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। दोस्तों उन्होंने राजसी जीवन और शाही दरबार की शान को अपनी कविताओं में बताया। दोस्तों उदाहरण, धनानंद ने राजाओं के भाव जीवन और उनके दरबारों की शोभा का वर्णन किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके 3 नंबर में है प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन। दोस्तों धनानंद ने प्रकृति के सुंदर दृश्यों का भी वर्णन अपनी कविताओं में किया है। वह प्रकृति को बहुत खूबसूरत से अपनी कविताओं में पेंट करते थे। दोस्तों उदाहरण, उन्होंने अपनी काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य को प्रेम और भावनाओं से जोड़ा। ठीक है, अब दोस्तों इसके 4 नंबर में है अलंकारों का प्रयोग। दोस्तों धनानंद के काव्य में अलंकारों का बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों इससे उनकी कविताओं में एक खास तरह की सुंदरता और प्रभाव आता है। दोस्तों धनानंद का काव्य प्रेम और राजसी जीवन के बारे में बहुत ही सुंदर और भावनात्मक रूप से लिखा गया है। उन्होंने काव्य को शास्त्रीय तरीके से लिखा, जिनमें अलंकारों और श्रृंगार रस का खास ध्यान रखा गया है। दोस्तों धनानंद की कविताएं उस समय के समाज और संस्कृति को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाती है। ठीक है, तो दोस्तों जो भी छात्र का आपका सब्जेक्ट, अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है तो दोस्तों आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों सारे बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छा से याद कर लीजिए, को देख लीजिए। और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिले तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम पे आपको सारे क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दोस्तों बिहार बोर्ड का सारा अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो क्या करें भाई, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आप किस टॉपिक पे अगला क्लास चाहते हैं आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम आगे उस टॉपिक पे उस क्लास को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।